Hello my dear students, today I will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic is a new conservatism after 1815. So let's start the topic. जैसे कि आप लोग जानते हो कि इन द बैटल ऑफ वाटरलू उसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन जो है वो डिफीटेड हो गया था। यानी इन द ईयर ऑफ 1815 जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है उन्हें हरा दिया गया था कुछ यूरोपियन पावर्स के द्वारा, जिनके लीडर्स थे लाइक ऑस्ट्रिया के प्रिंस, देन यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जो है पोलैंड। ये सारे कंट्री मिलके क्या किया था, नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। और उसके बाद जो यूरोपियन सोसाइटी है और उसी के साथ साथ जो यूरोप है, यूरोप के गवर्नमेंटल जो फॉर्म है उसमें कुछ चेंजेस आया था। और जो चेंज आया था that was inspired by conservatism. So what is the meaning of conservatism? Conservatism, it's one type of political philosophy जो किस में बिलीव रखता है, ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव रखते थे। सो कंजर्वेटिज्म इज अ वन टाइप ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की सिस्टम, चार्च, सोशल हायरार्की, ये सब में बिलीव रखते थे। और उसी के साथ साथ सोसाइटी के जो भी पुराने मतलब ख्यालात है उसमें बिलीव रखते थे। सो दिस इज कंजर्वेटिज्म, इट्स वन टाइप ऑफ political philosophy which believed in traditional institution as well as traditional thinking. So in the year of 1815 जो न्यू थिंकिंग, न्यू पॉलिटिकल फिलोसफी देखा गया था उसे कंजर्वेटिज्म तो नहीं बोला गया था, दैट इज नोन एज न्यू कंजर्वेटिज्म। सो व्हाट इज न्यू कंजर्वेटिज्म देन? New conservatism means when some people believe in traditional institution but in a modern way, that is known as new conservatism. यानी जब क्या है कि कुछ थिंकर्स, कुछ लोग जब क्या कर रहे हैं, वो तो मोनार्की सिस्टम को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन जो है पुराने सारे जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी जैसा था वैसा वो लोग नहीं चाहते थे। यानी मोनार्कियल सिस्टम के साथ वो लोग चाहते थे कि क्या क्या, कि एक मॉडर्न आर्मी हो, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो। ब्यूरोक्रेसी क्या है? मीन्स एक जो है एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, और इकोनॉमी जो है कंट्री का वो स्ट्रॉन्ग हो, और उसी के साथ साथ फ्यूडल सिस्टम जो है वो मतलब एबॉलिश हो जाए और जो मोनार्कियल सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करे। एंड दिस थिंकिंग इज नोन एज न्यू कंजर्वेटिज्म। यानी न्यू कंजर्वेटिज्म में क्या बोला जा रहा है, मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा है, उसी के साथ साथ उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बात कर रहे थे। दैट इज नोन एज न्यू कंजर्वेटिज्म। और ये सारे कुछ हुआ था 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करने के बाद। और उसी ईयर में यानी इन द ईयर ऑफ 1815 एक ट्रीटी साइन हुआ था वियना में, ऑस्ट्रिया का सिटी वियना में एक ट्रीटी साइन हुआ था, दैट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ वियना। और इस ट्रीटी ऑफ वियना के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से कंट्री थे? दैट वाज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो जो ट्रीटी ऑफ वियना है दैट वाज साइंड बाय 4 कंट्रीज जनरली, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। और ये ट्रीटी साइन करने के लिए कहाँ पे हुआ था? दैट वाज इन द सिटी ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है। और इस ट्रीटी को, इस मीटिंग को होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, दैट इज ड्यूक मेटरनिक। उन्होंने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, मतलब वो जो मीटिंग हुआ था उसे होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और उसके ये जो है
इस ट्रीटी ऑफ वियना का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था? एक्चुअली इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नेपोलियन ने पावर में आने के बाद यूरोप में जो जो चेंजेस किए थे उसको अनडू करना, यानी जो जो किए थे उसे रिमूव कर देना. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना वाज लाइक दैट कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किया था उसे अनडू कर देना. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. तो क्या क्या किए गए थे, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे ट्रीटी ऑफ वियना में? द फर्स्ट स्टेप वाज लाइक दैट कि बार्बन डायनेस्टी, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में रूल करते थे, बार्बन डायनेस्टी को फिर से पावर में लेके आना, यानी फ्रांस में फिर से जो है वो मोनार्कियल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया था और फिर से बार्बन डायनेस्टी जो है वो पावर में आ गया था. और लुइस फिलिप को क्या बनाया गया था? उन्हें जो है राजा बना दिया गया था, मोनार्क बना दिया गया था. सो ट्रीटी ऑफ वियना में फर्स्ट जो स्टेप लिए गए थे, बार्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में पावर में लाया गया था और लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया था. सेकेंड क्या स्टेप लिए गए थे? फ्रांस के जो बाउंड्री है वो एक्सपेंशन, फ्रांस फिर से जो नेपोलियन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था फ्रांस का, तो वो कम करने के लिए क्या किया गया था? प्रिवेंट करने के लिए पूरे जो फ्रांस के बाउंड्री है वहाँ पे अ सीरीज ऑफ स्टेट वेर सेटअप. और थर्ड स्टेप क्या लिए गए थे? जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड, उसे क्या किया गया था? वो इंक्लूड किया गया था बेल्जियम के साथ. आप लोग जानते हो कि बेल्जियम एक कंट्री है जो फ्रांस के नॉर्दर्न साइड में है. तो वो क्या किया गया था कि किंगडम ऑफ नेदरलैंड जो है वो बेल्जियम उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया था. उसी के साथ साथ अगर हम साउदर्न पोर्शन के, यूरोप के साउदर्न पोर्शन के बात करें तो जिनोवा जो है वो ऐड कर लिया गया था पिडमोंट के अंदर. और प्रूशिया जो यूरोप के वेस्टर्न पोर्शन में है वो क्या किया गया था? प्रूशिया को कुछ नए जो एरियाज है वो प्रूशिया के अंदर इंक्लूड कर दिए गए थे. और ऑस्ट्रिया जो है वो नॉर्दर्न इटली के ऊपर जो है अपना कंट्रोल जमाया बैठा था. मतलब ऑस्ट्रिया को दिया गया था ये पावर कि वो नॉर्दर्न इटली के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कर पाए, रख पाए. प्रूशिया जो है उन्हें उनके जो भी वेस्टर्न बाउंड्रीज है, वेस्टर्न साइड का बाउंड्रीज, वहाँ पे कुछ न्यू एरियाज दिए गए थे. और सबसे रशिया, यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया में क्या किया गया था? रशिया में भी एक पोलैंड का कुछ पोर्शन रशिया को दिया गया था और प्रूशिया को दिया गया था सैक्सोनी का कुछ पोर्शन. सो ट्रीटी ऑफ वियना द्वारा रशिया को पोलैंड का कुछ पोर्शन दिया गया था और प्रूशिया को सैक्सोनी का कुछ पोर्शन दिया गया था. लेकिन बस ट्रीटी ऑफ वियना में एक चीज नहीं किया गया था, दैट इज जो नेपोलियन के अंदर जो जर्मन कन्फेडरेशन थे, जहाँ पे जो जर्मनी का जो भी एरियाज था जिसके अंदर अराउंड 39 स्टेट से उसको अनटच रखा गया था, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था. सो दीज आर द स्टेप्स taken in the Treaty of Vienna. So the question could be asked like, what are the steps taken in Treaty of Vienna, or what do you understand by new conservatism, etc. So that's all for today. Thank you.